आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाएं। मतलब राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से जो संबंधित विचारधारा है उसी के बारे में हम लोग पहले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न मेरा होगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। नाम आप लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में क्लास 10 में भी आप लोगों ने अवश्य पढ़ा है। तो सबसे पहले मेरे 2 मिनट बढ़ जाइए, पहले बैठिए, बाद में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? उम्मीद है क्लास 10 में आपके टीचर ने आपको बताया होगा इकोनॉमिक्स में कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र की आय। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेशनल इनकम। एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन के सभी साधनों से जो आय की प्राप्ति होती है और उसमें विदेशों से भी कुछ इनकम होता है। जो इंडियन विदेश में रहता है, काम करता है, उन्हें सबको जोड़ देने से जो धनराशि की प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं। हमने कहा राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं कहा है, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय नहीं कहा है, केवल कहा राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की आय, देश की आय। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में मतलब एक वित्तीय वर्ष में देशवासियों के द्वारा देश के अंदर या देश के बाहर जितना भी धनराशि अर्जित किया जाता है उन सबको सम्मिलित रूप से या सबके योग को हम राष्ट्रीय आय के नाम से। अपने भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान सबसे पहले 1867 ईस्वी में भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। और जिस पुस्तक में इन्होंने इस राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा किया उसका नाम था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में 1867 ईस्वी में भारत के महान उद्योगपति ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया था। और इन्होंने राष्ट्रीय आय नहीं भाई 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक बताया था। दादा भाई नौरोजी के बाद दूसरा व्यक्ति नाम था उनका डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव ने दूसरी बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और 1925 से 30 के बीच में 1925 से 30 की अवधि में जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर से संपूर्ण विश्व गुजर रहा था उस समय इन्होंने दिया था। और इस समय इन्होंने भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय 32 रुपया प्रति वर्ष 30 रुपए नहीं है, 25 से 30। और हमारा देश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ और आजादी के बाद देश में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन आपको बता दें कि 1948 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, आपको पता होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीसी महालनोबिस।
मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने सरकार को अपना रिपोर्ट 1951 में पेश किया था। और 1951 में जब पेश किया तो 4850 करोड़ रुपया भारत का वार्षिक आय था। उस समय राष्ट्रीय आय कितना था? 4850 करोड़ रुपया। और भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा वार्षिक था। 4850 राष्ट्रीय आय था और भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा क्या था? वार्षिक था। 8650, चलिए ठीक है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितना था? 246 रुपया 90 पैसा वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी। गलत नहीं, सही है ना? 246 रुपया 90 पैसा, हमने 100 तो नहीं लिखा है। और इन्हीं ये जो डॉक्टर पीसी महालनोबिस थे, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? आर्थिक सलाहकार थे। सुरक्षा नहीं, आर्थिक सलाहकार थे। और इन्हीं के कहने पर आपको बता दें 1951 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन कोलकाता में किया गया था। CSO का मुख्यालय कहां था? बाद में इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। गलत सही? फिर एक और प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रश्न क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है, या प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति माने हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का। प्रति व्यक्ति का मतलब क्या? तो हर एक व्यक्ति का आय आपको निकालना है। तो इसका बड़ी आसान सा बात होगा कि देश की राष्ट्रीय आय में, राष्ट्र की आय में राष्ट्र की जनसंख्या से आप क्या दे दो? इसका सीधा सा होगा कि राष्ट्र की आय बटा राष्ट्र की जनसंख्या। राष्ट्र की आय मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की जनसंख्या मतलब देश की जनसंख्या से क्या करो आप? जो भागफल आपका प्राप्त होगा उसको हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? राष्ट्रीय आय की धारणा, मतलब राष्ट्रीय आय के तहत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की धारणा में सबसे पहला जो हमको पढ़ना होगा उसका नाम है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन को जानने से पहले हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पादन, मतलब इसको कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। घरेलू का मतलब घर का, उत्पादन का मतलब होता है निर्माण। हमारा देश भारत है और भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से पश्चिम में गुजरात, इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम में लक्षद्वीप समूह। तो ये 2 द्वीप समूह हैं। तो इन भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य और 2 उसमें समा जाता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। उसमें उत्पादन के जितने साधन हैं, उन साधनों का यूज करके, प्रयोग करते करके हम जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, तो वस्तु और सेवा के उत्पादन को सकल घरेलू, उसका कीमत को नहीं, वस्तु और सेवा याद रखेंगे। कीमत जोड़ देंगे, उसका मूल्य निकाल लेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय, इनकम हो गया वो। लेकिन जब तक केवल उसको वस्तु के रूप में रखने दिया जाए, वस्तु सामान के रूप में रखा जाए, तो क्या कहलाएगा? GDP। याद रहेगा? देश के भौगोलिक, इसमें विदेशी को नहीं ऐड करना है कि देश के भौगोलिक सीमा में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों की सहायता से जितने वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, उन सारे वस्तु और सेवा को सम्मिलित रूप से सकल घरेलू उत्पादन के नाम से
इसमें एक नया बात जुट जाएगा। नया बात क्या जुटेगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। क्या जी? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, इसको कहेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। परिभाषा भारी ने, थोड़ा सा हमने क्या कहा, सब आसान है, थोड़ा सा अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। हमने सकल घरेलू उत्पादन में क्या कहा कि देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए एक वित्तीय वर्ष में, याद रहना चाहिए, और भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से, एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। लेकिन उसको यदि बाजार मूल्य पर जोड़ दिया जाए, जितना वस्तु बना उसका मार्केट प्राइस कितना होगा, ये अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो क्या कहलाता है? हाँ, उसके बाजार से उसका मूल्यांकन कर दो। जितना अपने देश में उत्पादन किया उन सारे वस्तु और सेवा का, जैसे मैं शिक्षक हूं तो हमारा मार्केट प्राइस होगा। आप पढ़ लिख के एक आईएएस अधिकारी बनते हैं, रेलवे का अधिकारी बनते हैं, बैंक कर्मी बनते हैं, हर इंसान का सेवा कौन देता है? और इंसान के सेवा का मूल्य होता है। आपके पास जितनी ऊंची अच्छी डिग्री होगी, जितनी हायर डिग्री होगी, आपका सेवा का मूल्य उतना ज्यादा होगा, और जितना आपके पास कम डिग्री होगी आपके सेवा का मूल्य उतना ही क्या होगा। क्योंकि मूल्य का निर्धारण भी आपके डिग्री द्वारा तय होता है, डिग्री प्लस काबिलियत दोनों, लेकिन मैक्सिमम बात तो डिग्री ही तय करता है ना। तो प्रश्न है कि बाजार कीमत पर एक वर्ष में जितना वस्तु या सेवा बना, मार्केट में उसका वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, उसको कर देते तो इसको हम क्या कहते हैं? बाजार कीमत पर। कोई दिक्कत? दूसरा है बाजार कीमत पर, एक और प्रश्न आता है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन को पढ़ने से पहले एक और जान ले कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जीएनपी। क्या कहेंगे? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने कहा सकल मतलब संपूर्ण, पूरा, सारा, टोटल। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का। उत्पादन माने निर्माण, वस्तु के रंग रूप आकार प्रकार को बदलकर उसको उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, मूल्य को बढ़ा देते हैं, यही तो उत्पादन है या निर्माण है। तो प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। हमने अभी जस्ट अंतर बताया कि सकल घरेलू कहे तब, राष्ट्रीय कहे तो दोनों में अंतर है कि घरेलू में क्या होगा, वस्तु और सेवा को जोड़ा जाएगा, और वस्तु और सेवा की कीमत को आपने ऐड कर दिया तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो एक देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें भी विदेशी को, जो भारतीय विदेश में का है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, केवल राष्ट्रीय में जोड़ा जाएगा। यहां पर क्या केवल सकल राष्ट्रीय देश का संपूर्ण कह रहा है। तो एक वित्तीय वर्ष में क्या है? एक वित्तीय वर्ष में देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों के सहयोग से जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मूल्य को, कोई ना कोई प्राइस तो होगा ना। प्राइस दो प्रकार के होते हैं, एक रियल प्राइस, एक मार्केट प्राइस। गलत सही? और अब किसी वस्तु की कीमत का तय बाजार में होता है, और बाजार में तय कैसे होता है? तो मांग और पूर्ति के सामूहिक शक्ति के द्वारा। गलत कि सही? तेजी के काल में मजदूर का कीमत बढ़ जाता है, मंदी काल में मजदूर का कीमत क्या होता है? घट जाता है। क्यों? क्योंकि मंदी आएगा तो सारे कारखाने वाले अपने कंपनी से, अपने कारखाना से लेबर को निकालना शुरू कर देगा। लेबर को हटाएगा भाई तो बेकार रहेगा,
रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने कीमत को क्या कर देगा, घटा देगा। क्योंकि अगर दूसरा आदमी 400 रुपया ले रहा है, हम 350 रुपया प्रतिदिन मजदूरी लेंगे तो हमको प्रतिदिन रोजगार मिलेगा। गलत कि सही? लेकिन तेजी का काल है, सारे कारखाने वाले मजदूर का डिमांड कर रहे हैं। क्या करेगा वो? मजदूर देखेगा मजदूर कम है, मजदूरों की डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो अपना कीमत क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब भाई जिसको 100 लेबर की जरूरत है 90 से कम चलाएगा। तो प्रश्न क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन उम्मीद है आ ही गया होगा, तो इसमें एक और जोड़ दो ना, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। क्या जी? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? इसको क्या कहेंगे? जीएनपी एट एमपी। क्या जी? देखो, एक समझ रहे हो, दूसरा समझ में आ रहा है, भारी है नहीं, बस एक को याद करना है, थोड़ा सा तकनीकी चेंज करना है और दोनों का उत्तर बड़ी आसानी से आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो प्रश्न है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो यहां क्या हमने बोला है कि देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को, लेकिन यहां क्या कर देंगे, बाजार कीमत को। किस कीमत को? बाजार। मौद्रिक मूल्य अलग हो सकता है, नहीं, सलाई पर होमलाइट माचिस का एक अंदर लिख के डिब्बा 5 रुपया कीमत लिखा रहता है, लेकिन शायद में पड़ता है खरीदने पर 1 रुपया 50 पैसा शायद। हाँ, लिखा कितना रहता है, 5 रुपया। मैंने फ्यूचर में उसका कीमत एमआरपी 2 प्रकार का होता है, एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस, और उस एमआरपी का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। भविष्य में उतना कीमत बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान में 1 रुपया 50 पैसा है, रहता ना ऐसा। हाँ, जिसको एमआरपी लिख देगा और नीचा लिख देगा हिंदी में न्यूनतम मूल्य, तो दुकानदार वहां नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भविष्य में उसका मूल्य और बढ़ेगा, सरकार ने उतना फिक्स कर दिया था। ऐसा होता है जेनेरिक दवाओं के साथ और कुछ जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के, जहां एमआरपी मतलब मिनिमम प्राइस ही रखा जाता है। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी आप लोग क्या कर लिए, जान लिए। अब है तीसरा जो आता है हमारे सामने, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एक नया आया, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए, बाजार कीमत छोड़िए पहले आप लोग, क्या क्या कहा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मतलब NNB। नेट शुद्ध का क्या होता है, नेट, राष्ट्रीय का नेशनल, उत्पादन का क्या होगा, और बाजार कीमत है तो क्या कहोगे, MP। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो पहले तो राष्ट्रीय उत्पादन को जान ले, फिर शुद्ध तो अपने आप निकल ही जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए एक देश जितने वस्तुओं का उत्पादन करता है, जितने वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसका मूल्य क्या होगा, उसकी कुल लागत, बनाने में जो लागत हुआ उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध नहीं कहलाएगा। जो लागत लगा होगा लेकिन बनाने में खर्चा हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी वस्तु को आप बनाते हैं तो वस्तु को बनाने में कच्चा माल लगता है, श्रमिक की सहायता लेते हैं, आप पूंजी लगाते हैं, माने श्रम, साहस, संगठन, भूमि और पूंजी लगाते हैं। 5 साधनों की सहायता से आप किसी वस्तु का क्या करते हो, निर्माण करते हो। उत्पादन के कितने साधन हैं? 5 साधन। तो उन उत्पादन के जिन साधनों का आप यूज करते हैं, उन साधनों को आप पारिश्रमिक देंगे, पुरस्कार देंगे, अब प्लस जिन मशीन है,
मशीन का यूज कर रहे हैं तो मशीन भी खींचता है, तो मशीन का खर्च भी आपको निकालना होगा। मकान आपका निजी अपना है, लेकिन मकान का पेंट पॉलिश भी खराब होता है। तो सीधा कहता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो राष्ट्रीय उत्पादन जान लिए हैं कि एक देश में एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन करता है उसमें से घिसावट व्यय को माइनस करो। किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में जितना खर्च हुआ है उस खर्च को क्या कर दो, निकाल दो। तो खर्च को निकाल दोगे तो कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। गलत सही? शुद्ध माने प्योर, वो में दूसरा कोई अपना आपका हो गया नहीं। कहा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो एक देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसमें के बनाने में जो घिसावट व्यय लगा उससे आप क्या कर दो, साइड कर दो। क्या कर दो, हटा दो। तो जो खर्च को हटा दिया तो क्या हो गया, शुद्ध। लेकिन उसी को आप मार्केट कीमत पर क्या कर दीजिए, देखिए कि मार्केट में इसका वैल्यू क्या है, तो उसको बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि किसी वस्तु को बनाते हैं तो बनाने के क्रम में मशीन में टूट फूट होता है, दुर्घटनाएं होती है, अचानक मशीन खराब हो जाता है। पुरानका डाई है वो प्रचलन खरीदो थे, प्रचलन से क्या हो गया, बाहर हो गया, वह चलेगा मार्केट में। लेकिन सबको तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, दाम उसी पर रखेंगे तब ना आपका खर्च निकलेगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला एक आता है सकल घरेलू उत्पादन, तो हम देखिए लिए हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एक आता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। क्या आया, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। मतलब आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को हम क्या कहते हैं, NNP। यहां आ गया साधन लागत, मतलब फैक्टर ऑफ कॉस्ट। क्या होगा, साधन लागत को हम क्या कहेंगे, लागत को तो कॉस्ट कहेंगे, साधन को फैक्टर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, FC। NNP एट FC। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हमने कह दिया, परिभाषा दिया है पहले। किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है, जो घिसावट होती है, जो टूट फूट होती है, उसको छांट लेने के बाद, उसको हटा लेने के बाद जो बचता है उसे क्या कहेंगे, गलत सही। जैसे सरकार इनकम टैक्स इकट्ठा करती है, तो जितना सरकार को इनकम टैक्स मिलता है उसका प्योर थोड़ी ना होगा। इनकम टैक्स इकट्ठा करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े ऑफिस, कार्यालय, बिजली उजली सब खर्चा किया, पदाधिकारी को रखा है, सारे पदाधिकारियों को वेतन दे दिया जाएगा। गलत सही, सारे पदाधिकारियों को वेतन दे दिया जाएगा, गाड़ी भाड़ा निकाल जाएगा, सब चीज खर्चा काटने के बाद जो बचा वो सरकार के पास गया। आपने ज्यादा दिया लेकिन सरकार को उसमें सब खर्च छाटना पड़ेगा ना। कहना लगा क्या, साधन लागत पर। किस लागत पर, मतलब जिन साधनों को आपने यूज किया उन साधनों के खर्च को भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए आप। गलत सही, सरकार भी बड़े बड़ी इमारत बनाती है ना। अगर वो किराया पर किसी से बिल्डिंग लेती तो उस बिल्डिंग वाले को बिल्डिंग का किराया तो देना पड़ता, लेकिन सरकार का अपना है, सरकार उसका भी तो अपना उस फंड में डालेगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, मारवाड़ी समाज हम लोगों से आगे इसलिए है, किराए के मकान में अगर वह रहता है तो किराया देता रहेगा, लेकिन अपना मकान में दुकान खोला है, चाहे अपना मकान में रहता हो, उस बिल्डिंग के नाम पर भी, वाहन के नाम पर भी, दुकान के नाम पर भी हर महीना कुछ ना कुछ धनराशि जमा करता है। हम लोग अचानक कोई नया कारोबार शुरू करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। जब कमाए तो खूब खर्च करते चले गए, लेकिन अचानक गाड़ी में कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गया, और अगर उसकी प्रतिदिन की आमदनी में से कुछ धनराशि आप इकट्ठा करके रखे रहते, जमा करके रखे रहते, आपको दिक्कत नहीं होता ना। हम लोग ये काम करते हैं, उम्मीद है आप में से किसी के पिताजी ऐसा नहीं करते हैं, नहीं किसी करते हैं।
आप आप गाड़ी खरीद लिए, स्कॉर्पियो खरीद लिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए। मान लें कि स्कॉर्पियो की लागत 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है। इसका मतलब कंपनी कहती है इस गाड़ी का लाइफ 15 वर्षों का है, तो आप डाल लीजिए कि 15 साल में पुनः आपको नया गाड़ी खरीदना पड़ेगा। गलत सही? क्योंकि 15 साल में यह गाड़ी रोड पर चलने के लायक नहीं रहेगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि ऐसा एक फंड जमा करना होगा जिस फंड में 15 साल में 10 लाख रुपया जमा हो जाए, क्योंकि जैसे ही गाड़ी काम करना बंद करेगा तो सीधे निकालेंगे और जाकर नया गाड़ी। जो बिजनेसमैन है वो करता है, भले आप लोग इसको ना करें, लेकिन जो अच्छे बिजनेसमैन हैं इस बात को फॉलो करते हैं, तब उन लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वहां का पैसा यहां लाए, किस अन्य काम लगा, दूसरा जगह पैसा, तीसरा जगह पैसा, चौथा जगह लगा दिए। परेशानी क्या हुआ? कुछ दिन आगे बढ़े, उसके बाद क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। इसलिए तो हमने कहा इकोनॉमिक्स आर्थिक जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन में कैसे सफल होंगे। लेकिन क्या होगा, अब यहां तो एक से एक महापुरुष है, घरे रह के पढ़ता, पिताजी को हेल्प करता तो कोई बात होती, यहां बैठ के मोबाइल चला रहा है, टाइम ही नहीं कटता है इसके पास। हम सीतामढ़ी के छात्रों का सबसे बड़ी खासियत है, सब कुछ है इसके पास, नहीं कुछ भी नहीं है, अगर है तो टाइम है, टाइम को एक्सपेंड करता है, जेकरा पास देगा वही एक्सपेंड करेगा। क्लास 10 में संस्कृत एक दिन पढ़ाने का मौका मिला, टॉपिक था हास्य कनिका, सेकंड संस्कृत। हम लोग जैसे टीचर थे, एक टीचर था, और आप लोग जैसे बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। टीचर ने बच्चों से प्रश्न किया, बताओ यदि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो तो क्या कहोगे? ये कहा कि हम तो बहुत पैसा मांग लेंगे ताकि जीवन में कष्ट ही ना हो। एक ने कहा कि बहुत सारा समृद्धि ऐश्वर्य को मांग लेंगे। नहीं, एक ने कहा मतलब जिसको जो था मांग लिया। टीचर तलैका पूछा है वो था मनुष्य की तरह, सर जी आप कभी मांगिएगा? सर ने कहा कि हम तो विद्या मांगेंगे। देख बच्चा कहता है उसी में से पुरुषोत्तम की तरह, सर जिसके पास जो कमी होगा सही ना मांगेगा। मतलब टीचर के पास ज्ञान की कमी थी, अब बच्चों के पास तो ज्ञान पर्याप्त था, पैसा ऐश्वर्य की कमी थी। खैर कोई बात नहीं। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को भी आप लोग क्या हो गए, जान गए। सकल घरेलू आय तो पहले ही जान लिए थे। तो ये आपका राष्ट्रीय आय। और अब क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय को आप प्रति व्यक्ति आय भी कर सकते हो। गलती की सही? आप व्यक्तिगत आय में एक नीचे यहां अलग प्रश्न दिया है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मतलब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है, या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं? तो एक व्यक्ति प्रयोज्य, हम बता रहा हूं ना, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति का, प्रयोज्य मतलब प्रयोग करने के लिए, आय मतलब इनकम। आप सबके पिताजी कहीं न कहीं काम करते तो वहां से पैसा कमाते हैं, निश्चित तौर पर कमाते हैं। तो उस अपने पैसा में से कुछ मकान किराया पर, अगर भाड़ा का मकान है तो, फिर बच्चों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंश्योरेंस पर, सारे जरूरत को पूरा कर लिए। और सारा जरूरत को पूरा कर लेने के बाद जो धनराशि बच जाता है वह कहलाएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य है, क्योंकि वो उसी का प्रयोग कर सकता है। वह धनराशि, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाता है, क्या जी, लेकिन उसका पैसा नहीं है, वह व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं हुआ, वो उसका आय हो गया। अपने आय में से सभी खर्चा को निकाल दो, और निकाल देगा जो धनराशि बच गया उसका व्यक्तिगत प्रयोजन हो गया, जैसे चाहे उसका यूज कर सकता है। गलत से? क्योंकि अब न बच्चों के शिक्षा पर खर्च करने की बात आगे टेंशन हुई, जैसे एक वृद्ध के लिए पेंशन की बात करते हैं, 60 साल तक ड्यूटी किया, उसके बाद हर महीना उनके नाम से कुछ पेंशन आता है,
अब बाल बच्चा बड़ा हो गया, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो पेंशन जो हो गया उनका व्यक्तिगत प्रयोज्य का उदाहरण कहलाएगा। क्योंकि पेंशन में से मन होगा तो देंगे, मन नहीं होगा तो ये अलग मोह माया का दुनिया है। इमामुद्दीन क्या दादा की कृपा बनी रहे कि दादी का? दादी का कृपा बनी रहे। वो तो मोह है कि पोता है, चलो हम ही इसको पढ़ा देंगे। गलत सही, लेकिन नैतिकता नहीं है। आपके पिताजी कमाते हैं तो उन्होंने तो अपने पुत्र को पढ़ा दिया, अब पुत्र के पुत्र को पढ़ाना दायित्व नहीं है, लेकिन क्या है, एक माया है, एक मोह है, लगाव है, जो अपने व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में से कुछ धनराशि पोता पोती पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब बात को समझने की है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय होता है कि जब एक व्यक्ति जितना धनराशि कमाता है उसमें से सारे लायबिलिटीज को निकाल दिया, और सारे लायबिलिटीज को निकाल देने के बाद जो शेष रह जाता है वह व्यक्ति अपना निजी प्रयोग। और एक और आता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। क्या है? लास्ट है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। क्या है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय? मतलब राष्ट्र का प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय मतलब प्रयोज्य मतलब प्रयोग किया जाने वाला, आय मतलब कहीं नहीं कहूं। जैसे देश भी अनेक साधनों से आय प्राप्त करती है, लेकिन खर्च का भी, अगर सरकार के पास आमदनी का अनेक सारे स्रोत हैं तो खर्चा करने का क्या स्रोत और ज्यादा है। उन सारे स्रोतों पर खर्च कर दिया और जो बचेगा उसी में से राष्ट्रीय प्रयोज्य आय अन्य देश को सब्सिडी या सहायता देगा। ये बना दे, नहीं तो इसे नहीं चलेगा। अपने कर्जा में जी रहे हैं, दूसरी तो नहीं चलेगा। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय मतलब सारे लायबिलिटीज को योजनागत व्यय या गैर योजनागत व्यय, सरकार तो ये प्रकार के व्यय करवे करते, बजट में पढ़ाऊंगा। एक योजनागत व्यय होता है जिसके चर्चा बजट में होता है कि ये काम हमको करना है, प्लानिंग कर लिया, एक वित्तीय वर्ष में इन्हीं योजनाओं पर खर्च करना है, तो उसको हम कहेंगे योजनागत व्यय। आज इनका चर्चा नहीं है, अचानक करना होता है। जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, चक्रवात पर चक्रवात अगर सूखा हो गया, होता ना कई बार, तो इन सब पर जो खर्चा होता है, जो टारगेट नहीं है उनका, अचानक आ गया तो उसको क्या कहा जाएगा? गैर योजनागत व्यय, जो योजना में नहीं था, लेकिन फिर भी सारा खर्चा खर्च कर देने के बाद कुछ धनराशि अगर सरकार के पास क्या हो जा रहा है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में तो बजट को पूरा करने के लिए हिनात प्रबंधन अपनाया जाता है। यहाँ तो घाटे का बजट बनता है। ये अमेरिका जैसे देश के लिए है, स्विट्जरलैंड जैसे देश के लिए है, चीन जैसे देश के लिए है, जापान जैसे देश के लिए है। तो उसको क्या कहेगा? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सारे लायबिलिटीज को निकाल देने के बाद जो राष्ट्र का शेष धनराशि बच जाता है, सरकार उसका जैसे चाहे प्रयोग करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रयोज्य आय।